नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज मैं आपको क्राइम एनालिस्ट करके इसलिए संबोधित कर रही हूं क्योंकि क्राइम में आपका लंबा एक्सपीरियंस है और इन दिनों बिहार में जो घटनाएं हो रही, स्पेशली पटना में, खान सर बनाम रोशन आनंद सर, आपने खबर ब्रेक की कि रोशन आनंद के जो भाई हैं उनकी मौत हो गई और उसके बाद उन्हें बेल भी मिल गई। लेकिन इन सब के बीच में बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो बिल्कुल नई है और हम चाहते हैं कि आप वो हमारे दर्शकों को समझाएं भी, क्योंकि उन चीज़ों का आगे आना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बाद में जाएंगे कि अब नेपाल और भारत वाला केस हो गया है, क्या होगा नहीं होगा, उन सब चीज़ों पर बाद में जाएंगे। एक नया नाम आ रहा है, किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद का। ये नई एंट्री किया है, ये कौन है, ये कहाँ से आया और इनका नाम क्यों चल रहा है? देखिए गरिमा जी, रोशन आनंद को आज जमानत मिल गई जी, मिलनी भी चाहिए थी। बिल्कुल। और देखिए कोर्ट में जज ने बहुत ही सुंदर टिप्पणी की कि देखिए आप मतलब रोशन आनंद और खान सर दोनों टीचर हैं, हेल्दी कंपटीशन कीजिए, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए, आपकी जरूरत है। मैं भी मानता हूं कि ये दोनों शिक्षक जो हैं, रोशन आनंद और खान सर, दोनों की जरूरत बिहार के गरीब बच्चों को है। बिल्कुल। क्योंकि बिहार के स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है, वह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कैसी कराते हैं, यह सबको पता है। तो दोनों आपस में झगड़ा बंद करें। लेकिन हमें नहीं लगता है जो घटनाक्रम जिस तेजी से जिस ओर बढ़ रहे हैं कि यह लड़ाई थमने वाली है, यह लड़ाई और आगे जाएगी। देखिए आज रोशन आनंद जब जमानत पर जेल से बाहर आए तो उनका गुस्सा जायज था। उन्हें बोलते हुए वे जिस तरीके से भावुक थे और जिस तरीके से उनके भीतर गुस्सा भरा था, मुझे भी लगा कि यह ठीक है। लेकिन चूंकि हम जब क्राइम को एनालाइज करते हैं तो तथ्यों से गुजरना पड़ता है, भावनाओं में नहीं बहना बिल्कुल। होता है। और देखिए रोशन आनंद ने आज क्या कहा, खान सर नहीं बोले, क्या बोले? फैजल खान। तो देखिए खान सर को अब फैजल खान बनाया जा रहा है। ठीक है, गुस्से में बोले। खान सर को गुंडा का, ठीक है, माफिया। हाँ माफिया का। और इसके साथ ही किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद का नाम आ गया, जिक्र हुआ जी। और कहा गया कि खान सर, उनके हिसाब से फैजल खान और RS प्रसाद ने मिलकर उनके भाई, पहले उन्हें जेल भिजवाया गया, फिर उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या नेपाल में करा दी गई। षड्यंत्र रचा, ऐसा षड्यंत्र, कहा। हाँ जी। जब हमने कहा कि हत्या करा दी गई तो षड्यंत्र रचा ही गया। ठीक है, तो देखिए तथ्यों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन हमें क्यों लग रहा है कि लड़ाई अब आगे जाएगी। RS प्रसाद की एंट्री होती है। रोशन आनंद कह रहे हैं किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं। किसान कोल्ड स्टोरेज के बड़े वाले हाथे कैंपस में ही खान ग्लोबल सेंटर भी है और रोशन आनंद की कोचिंग भी है, ज्ञान बिंदु, जिसे दरोगा फैक्ट्री भी कहते हैं। जी। यदि उस कैंपस के इतिहास में जाएंगे तो पहले वहां खान सर आए। वह कहानी भी कुछ और है कि खान सर के पहले किसी और ने लिया था जिनके साथ खान सर काम करते थे, फिर खान सर की एंट्री हो गई। तो खान सर पहले आए, बाद में वहां ज्ञान बिंदु रोशन आनंद आए और दोनों ही बड़े नाम बन गए। खान सर की ख्याति राष्ट्रीय है और रोशन आनंद की ख्याति जो है वह प्रांतीय है। जी। लेकिन जब रोशन आनंद आए तब वहां विवाद शुरू हुआ। यदि पुलिस के पुराने कांडों की ओर देखेंगे जो पुलिस में दर्ज है, उसमें भी जो विवाद आपको दिखते होंगे, रोशन आनंद के वहां पहुंचने के बाद ही दोनों कोचिंग संस्थानों में लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है। तो देखिए अब कह रहे हैं रोशन आनंद की उनके भाई की हत्या, उनके मुताबिक उनके भाई की हत्या में खान सर, फैजल खान और RS प्रसाद, किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक, दोनों ही शामिल हैं। तो देखिए उस कैंपस के ऑनर किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद हैं। तो यदि वह खान सर के साथ हो गए और रोशन आनंद कह रहे हैं, तो अब RS प्रसाद क्या करेंगे? RS प्रसाद चाहेंगे कि रोशन आनंद उस कैंपस को खाली कर दे। वह किराएदार है, वह किराएदार है और रोशन आनंद खाली करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जहां दुकान सज गई है, जहां दुकान जम गई है, वह दुकान छोड़ी नहीं जाती है।
और फिर वैसी जगह मिलना भी बहुत ही कठिन होता है। देखिए, सजी हुई दुकान को कोई व्यापारी, कोई बनिया छोड़ता नहीं। मैं दैनिक जागरण में काम करता था, ठीक है, और दैनिक जागरण की बिहार में शुरुआत पटना में राम लखन सिंह यादव, शेरे बिहार के हाथे किदवईपुरी में रश्मि कॉम्प्लेक्स, जिसमें कभी बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल का दफ्तर हुआ करता था, वहाँ दैनिक जागरण की शुरुआत हुई। 1999 में उसे भाड़े पर लिया गया था, ठीक है ना। चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल, बाद में छठी मंजिल भी हो गई थी। जब करीब एक दशक के बाद दैनिक जागरण ने अपनी बिल्डिंग बना ली पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में, बियाडा की जमीन पर, तब भी जागरण वालों ने पता नहीं अब छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, कई बरसों तक किदवईपुरी रामलखन सिंह यादव वाले कैंपस को नहीं छोड़ा था, किराए देते रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह सगुन है और यहीं से उन्हें बरकत मिली है। तो जो धंधा है जहां से बरकत मिलती है, तो रोशन आनंद छोड़ना नहीं चाहेंगे, आर.एस. प्रसाद उन्हें खाली कराना चाहेंगे। अब रोशन आनंद ही कह रहे हैं कि आर.एस. प्रसाद और खान सर दोनों मिल गए हैं, दोनों ने ही उनके खिलाफ षड्यंत्र किया, जेल भिजवाया और फिर भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या करा दी षड्यंत्र करा के। अब चलिए, जो रोशन आनंद ने कहा, उन्होंने अच्छी बात कही कि वे सत्य और अहिंसा के साथ लड़ना चाहते हैं। मतलब उन्होंने बापू के मार्ग को चुना, जो दिखा नहीं है, न रोशन आनंद की ओर से न खान सर की ओर से। एक के गुंडों ने यदि वहां पोस्टर फाड़े तो दूसरे के गुंडों ने, गार्ड ने गोलियां चलाई, ठीक है, तो वह दिखा नहीं। हम तो यह कह रहे हैं कि कोर्ट को कोई मीडिएटर बहाल कर देना चाहिए कि दोनों के बीच मध्यस्थता करा दें। वैसे यह कोर्ट का दायित्व तो बनता नहीं है। अब खान सर की जमानत पर भी अभी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है जी। उन्हें जमानत, अग्रिम जमानत मिली नहीं है, तो 20 तारीख को सुनवाई होनी है। अब खान सर के गार्ड्स हैं, उनकी जमानत अर्जी तो खारिज कर दी गई, नियमित जमानत अर्जी। तो देखिए, रोशन आनंद जो कह रहे हैं कि नेपाल में उनके भाई की हत्या कर दी गई, उनके समर्थक कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी। तो पहले आपको हम एक कानूनी पक्ष स्पष्ट करना चाहते हैं। भारत एक अलग राष्ट्र है, जो हमारा आपका राष्ट्र है, और नेपाल एक दूसरा राष्ट्र है जी। तो प्रिंस यादव, रोशन आनंद के भाई की मृत्यु नेपाल के विराटनगर के शुभ होटल में हुई, तो वह दूसरा राष्ट्र है। बिल्कुल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। कई लोग समझते होंगे हम आसानी से नेपाल चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल दूसरा देश है, वो बॉर्डर पार है। और जब भी कानूनी प्रक्रिया कुछ भी हो जाएगी, चाहे कोई क्राइम हो जाए या फिर कोई लॉ लगे, तो वो नेपाल का होगा और ये भारत का होगा। तो देखिए, घटना जो भी घटित हुई है वह नेपाल के विराटनगर में हुई है, तो वहां जो कार्रवाई होगी वह नेपाल के कानून के तहत, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। भारत का कानून वहां लागू नहीं होगा। और सीबीआई, देखिए सीबीआई की इंक्वायरी कैसे होती है? सीबीआई की इंक्वायरी तब होती है जो भारत में प्रक्रिया है कि राज्य सरकार, देखिए सीबीआई मूलतः क्यों बनी थी? सीबीआई मूलतः केंद्रीय कार्यालयों, जो केंद्रीय संस्थान है, वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत या भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनी थी। बाद में उसका विस्तार होता चला गया, स्पेशल क्राइम यूनिट्स जुड़े, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट्स जुड़े, तो फिर उन्होंने हत्याकांड की विवेचना भी शुरू की, अन्य कांडों को देखना शुरू किया। तो सीबीआई को जांच दी जाती है, कौन देता है? या तो राज्य सरकार सिफारिश करे या फिर कोर्ट, हाई कोर्ट दे। तो नेपाल में मौत हुई है या नेपाल में हत्या हुई है, इसलिए भारत सरकार सीबीआई को न यह कांड सौंप सकती है, न हाई कोर्ट सौंप सकता है, न राज्य सरकार सिफारिश कर सकती है। तो इसलिए इस मामले में सीबीआई की जांच नहीं हो सकती है। अब देखिए, नेपाल में मौत हुई या जो भी हुआ है, तो नेपाल में मौत हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं है। हमने कई जगहों पर सुना कि पोस्टमार्टम दोबारा कराई जाए, ठीक है, मांग की जा रही है। इसका मतलब पोस्टमार्टम की जो पहली रिपोर्ट है, जिसे किसी ने देखा हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा है कि जिससे यह प्रमाणित होता हो कि हत्या हुई है। देखिए, हमने कल नेपाल पुलिस के कुछ प्राधिकारियों के साथ, जो इस कांड के अनुसंधानक हैं, उनसे भी बातचीत की थी, और हमने एक पोस्ट भी किया था जिसमें यह बात हमने लिखी थी कि प्रथम दृष्टया हत्या नहीं दिख रही है। तो अब दोबारा पोस्टमार्टम या फिर
रोशन आनंद देखिए अब भाई की संवेदना में शामिल होने को सहरसा गए हैं, वहाँ अंतिम संस्कार भी किया जाना है, बड़ी संख्या में उनके समर्थक साथ में हैं। तो यदि दोबारा जांच या कोई सीबीआई की तरह नेपाल में कोई एजेंसी है, इसके लिए कोई दरख्वास्त लगानी होगी तो नेपाल की अदालत में लगानी होगी, नेपाल की अदालत। अब आइए कि जो कहा जा रहा है कि खान सर ने षड्यंत्र करके मरवा दिया जी। और उसमें किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आरएस प्रसाद भी शामिल है। अब पूरे घटनाक्रम को समझिए। हमने कहा कि देखिए भावना में नहीं बहना होता है, क्राइम की रिपोर्टिंग जब करते हैं, क्राइम को जब एनालाइज करते हैं तो तथ्यों की विवेचना करनी होती है। जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि 2 तारीख की वारदात हुई है, जो खान सर बनाम रोशन आनंद सर का झगड़ा जहां प्रारंभ होता है, पहले खान सर की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, कन्हैया सिंह। देखिए खान सर के लोग भी पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं। कल पुलिस वालों ने खान सर की कोचिंग पर नोटिस चस्पा किया था। यह बात ठीक नहीं है। गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए कर रहे हैं या और कोई कारण है? खान सर के लोगों को पुलिस को सहयोग करना चाहिए, कोर्ट ने यह कहा भी था। तो 2 तारीख को झगड़े की शुरुआत थी। कन्हैया सिंह ने रिपोर्ट लिखाई, रोशन आनंद गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। उस एफआईआर में प्रिंस यादव का नाम था, प्रिंस का नाम था। प्रिंस गिरफ्तारी के डर से बचने को भाग निकला। देखिए नेपाल चले गए। आज रमाकांत शर्मा, जिन्होंने बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, बिहार के सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने रोशन आनंद की जमानत कराई है, उन्होंने कहा भी कि प्रिंस को भागने की जरूरत नहीं थी। पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने में तेजी दिखाई, यह ठीक बात नहीं थी क्योंकि कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं था। और प्रिंस यदि जो पुलिस को तुरंत नहीं मिला था, उसने एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगाई होती तो उसे भी कोर्ट से वैसी ही राहत मिलती जैसी राहत खान सर को मिली है। तो खैर, तो प्रिंस यादव चले गए नेपाल, और नेपाल में कहा? विराटनगर। तो देखिए यह तो किसी को पता नहीं था। और उनके साथ कौन लोग गए? उनके दोस्त गए। देखिए होटल वालों का बयान है कि 5-7 दिनों से 5-6 दिनों से वहां थे। जब आप भाग रहे होते हैं, जब आप किसी को अपना ठिकाना नहीं बताते हैं, जब आपको पुलिस की नजरों से बचना होता है, तो आप क्या काम करते हैं? सबसे पहले आप अपना मोबाइल बंद करते हैं, उसे कहीं छोड़ देते हैं, फिर या तो अकेले भागते हैं, हाँ, या फिर वैसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जो किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में आपका साथ ना छोड़े और आपका लोकेशन किसी को शेयर न करे। वह अपने परिवार वालों को भी ठीक से नहीं बताता है कि हम कहां और किसके साथ हैं। ठीक है, तो आपको इतना ही भरोसा अपने मित्रों पर था, जिन मित्रों के साथ आप नेपाल के विराटनगर में गए। 1 नहीं 2 नहीं, कई मित्र हैं। तो भरोसे वाले आपके मित्र थे, और भरोसे वाले मित्रों के साथ गए। तो हमने कहा कि भारत और नेपाल दोनों अलग अलग देश हैं। जैसे ही आप नेपाल में इंटर करते हैं, आपने अपना मोबाइल तो भारत में ही बंद कर दिया था ताकि आपको ट्रैक नहीं किया सके, ट्रेस नहीं किया सके जी। जो आपके मित्रों के मोबाइल होंगे, मुझे नहीं लगता है कि उनके मोबाइल फोन में इंटरनेशनल रोमिंग होगा। ठीक है, यदि होगा तो भी जांच का विषय है। तो जब वो नेपाल गए तो या तो उन्होंने वहां स्थानीय स्तर पर वहां का सिम कार्ड खरीदा होगा जिसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि आप विराटनगर में रहकर भी अपने भाई रोशन आनंद की खैरियत प्राप्त कर रहे होंगे, रोशन आनंद की जमानत की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि रोशन आनंद और प्रिंस के बीच संबंध राम लक्ष्मण जैसा था। सारी व्यवस्था प्रिंस ही संभालते थे। तो वह जो नंबर यूज हो रहा होगा विराटनगर में, उसकी जांच भी होनी चाहिए कि उससे भारत के किन नंबरों पर संपर्क किया गया। और फिर यही सवाल पैदा होता है कि जो कहा जा रहा है षड्यंत्र, क्या आपके मित्र जिनके बारे में यह मान लें कि जिन पर आपने भरोसा किया था वह खान सर से मिल गए? अगर षड्यंत्र है हाँ, अगर षड्यंत्र है तो और आरएस प्रसाद से मिल गए। यदि मिल गए तो पहले तो सजा के हकदार वही हैं। क्योंकि इस बात की जानकारी अभी नहीं आई है कि नेपाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए रोका था और सबको, जो डेड बॉडी थी प्रिंस यादव की डेड बॉडी, उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया था। ठीक है, तो पोस्टमार्टम में भी प्रथम दृष्टया यह बात नहीं आ रही है, जो वहां के अनुसंधानक है।
तो क्या आपके मित्र ही आपके भेदिए निकल गए? और यदि भेदिए निकल गए तो क्या खान सर की पहुंच वहां तक थी? है? खान सर की पहुंच वहां तक थी, क्योंकि जो होटल वाले बता रहे हैं कि जिस समय प्रिंस यादव बेहोश हुए हैं या गिर पड़े हैं या जिस वक्त उन्हें वहां के न्यूरो हॉस्पिटल में ले जाया गया है, उनके कुछ मित्र घूमने गए हुए थे। अच्छा। हाँ, उनके कुछ मित्र घूमने गए, साथ नहीं थे। हाँ, वो साथ नहीं थे, एक या दो मित्र वहां मौजूद थे। और देखिए, हमने आज एक वीडियो भी देखा जिसमें प्रिंस की मां, मतलब रोशन आनंद की मां कह रही है कि उनके बेटे प्रिंस को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनके मित्रों ने क्या कहा? उनके मित्रों ने कहा कि हाँ, उसे कोई बीमारी थी जिसे दौरा आना कहते हैं, इसके लिए वो दवा भी खाता था। देखिए, अब कई मीडिया रिपोर्ट्स, डिप्रेशन और एंजाइटी की बात नहीं, डिप्रेशन एंजाइटी तो देखिए बहुत सारे कारणों से हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए लग तो यही रहा है ना कि कार्डियक अरेस्ट किसी वक्त हुआ है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है कि भाई आप भाग रहे हैं, भाई जेल चला गया है, यह डिप्रेशन का कारण बन सकता है, आपके तनाव का, एंजाइटी का कारण बन सकता है, लेकिन बीमारी इससे अधिक गंभीर। खबर यह भी आई कि वहाँ हाई पार्टी, कॉकटेल पार्टी हुई। देखिए, जो पीने वाले लोग हैं, मैं नहीं कह रहा कि प्रिंस यादव पी रहे थे, नहीं पी रहे थे, पीते हैं, नहीं पीते हैं, उनके दोस्त पीते हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि जो लीकर है, जो वाइन है, जो व्हिस्की है, वह भारत और नेपाल में अंतर है, पानी में फर्क हो जाता है। अच्छा। ठीक है ना? तो पानी में अंतर हो जाता है, तो भारत का शराब और नेपाल का शराब दोनों में बड़ा ही अंतर है। मतलब नेपाल के शराब में जो कुछ है वह अधिक नशा करता है, अधिक नशा देता है। फिर यह भी बात है कि आप किस तरीके की शराब पी रहे थे, यदि पी रहे थे तो उसकी मात्रा कितनी थी, उसकी मात्रा कितनी, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात आई कि उनके शरीर पर चोट के बाहरी निशान दिखे गए हैं। तो जब उनके बहुत सारे मित्र बाहर घूमने गए हुए थे, 4, 5, 6 में जो भी 2-3 बाहर गए हुए थे, कुछ मित्र वहां थे, होटल वाले ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वहां कोई धक्का मुक्की हुई है, वहां कोई धक्का मुक्की हुई है। तो क्या ऐसी अवस्था हुई कि आप गिर गए जिसके कारण चोट के निशान? और यदि खान सर ने कोई षड्यंत्र रचा, क्योंकि होटल में किसी बाहरी आदमी की एंट्री नहीं हुई है, बकौल होटल, ठीक है, तो बाहरी आदमी की एंट्री नहीं हुई है, तो फिर आपका ही कोई आदमी गड़बड़ है क्या? ये जांच का हाँ, विषय। ये जांच का विषय, आपका ही कोई और यदि आपका कोई आदमी गड़बड़ है तो वो आदमी कौन हो सकता है, ये तो आपको बताना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी एंट्री नहीं हुई है। तो इसलिए इस मामले में देखिए, नेपाल में लड़ना, नेपाल का कानून बिल्कुल इतर है। देखिए, नेपाल के कानून के बारे में लोग इतना कहते हैं कि नेपाल में यदि आप जाएं और सड़क दुर्घटना में आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो जाती है, वह व्यक्ति घायल हो जाता है, तो आपको, पता नहीं अब कानून बदल गया हो, तो आपको तब तक उसकी सेवा करनी होगी और अस्पताल में खर्चे उठाने होंगे जब तक वो अस्पताल में है और जब तक वह ठीक नहीं होता है। मौत हो गई तो कानून अलग है। तो नेपाल का कानून देखिए अब और देखिए, एक और समस्या होगी कि यदि कोई षड्यंत्र की बात ये लोग प्रमाणित भी कर देते हैं, ये लोग कोई इसकी पैरवी भी लगाते हैं, तो जो लोग वहां से चले आए, इनके मित्र लोग, यदि उन्हें आहट लग गई कि वे फंस रहे हैं, तो वे तो भारत आ गए हैं, भारत आ गए हैं जी। तो फिर उन्हें नेपाल ले जाना भी बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो उन्हें नेपाल ले जाना भी बड़ा कठिन, क्योंकि नेपाल और भारत में अपराधियों के लेन देन को लेकर अब पुरानी मित्रता नहीं रह गई है, अब पुरानी मित्रता नहीं रह गई है। नेपाल के इलाके, चाहे आप बीरगंज की बात कर लें, विराटनगर की बात कर लें, या फिर उधर गोरखपुर से जो सीमाएं सटती हैं उनकी बात कर लें, बिहार के, यूपी के अपराधी वहां जाकर पनाह लेते हैं। पहले दोस्ती ऐसी थी कि भारत की पुलिस, चाहे बिहार की पुलिस हो, चाहे यूपी की पुलिस हो, वहां जाती थी, अपराधी को उठाकर ले आती थी। लेकिन अब तो कई ऐसे दृष्टांत सामने आए, कई ऐसी कहानियां सामने आई कि हमारे पुलिस वालों को ही वहां बंधक बना लिया गया, हमारे पुलिस वालों को ही, और वहां ऐसे मकान और ऐसे ठिकाने मिलते हैं जहां भारत के अपराधियों को छुपाकर रखा जाता है, और उन्हें छुपाकर रखने के लिए वहां बाजाब्ता उसकी फीस तय है
और वहाँ के लोग एक तरीके का असाइलम ही प्रदान हो हाँ गया ना? हाँ हाँ, और वहाँ के लोग पहरेदारी करते हैं। ये जो शुभ होटल की बात हो रही है, इसके बारे में भी खबर है कि यहाँ बिहार के भगोड़े जाकर टिकते थे। और कई ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे देखिए मुजफ्फरपुर का अंडरवर्ल्ड का डॉन काठमांडू से पकड़ा गया था, ठीक है, बड़ा डॉन अभी जेल में ही है। तो नेपाल की पुलिस ने उसे तब सौंपा जब भारत की पुलिस ने, मतलब बिहार की पुलिस ने नेपाल के एक वांटेड को इधर से पकड़कर उसे सौंपा, इधर से पकड़। यह सब जो प्रक्रिया थी वह प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की इतर थी, ठीक है ना। तुम एक को पकड़ के दे दो, हम दूसरे को तुम्हारे हवाले कर देते हैं। तो वैसी स्थिति नहीं रह गई है। इसलिए देखिए अब यह लड़ाई अभी और आगे जाएगी, लड़ाई खत्म होने वाली दिखती नहीं है। खान सर ने देखिए आज सुबह एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें खान सर संवेदना व्यक्त कर रहे थे। और खान सर देखिए हम फिर कह रहे हैं, इसमें किसी मध्यस्थ की जरूरत है जो दोनों को समझाए, और संभव हो तो जो किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं आर.एस. प्रसाद, वो भी बैठे, ठीक है ना। और रोशन आनंद को भी देखिए, वो एक टीचर है, उन्हें भी तथ्यों के साथ चलना चाहिए। तथ्य यदि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हत्या हुई है, षड्यंत्र है, यदि हत्या हुई है तो षड्यंत्र में रोशन आनंद के ही अपने वे शामिल हैं जो उनके भाई प्रिंस यादव के साथ प्रिंस यादव को छुपाने के लिए भारत से भगाकर, बिहार से भगाकर नेपाल ले गए थे, क्योंकि होटल में उनके अलावा और कोई नहीं था। और निश्चित तौर पर प्रिंस ने अपने बहुत करीबियों के अलावा किसी और को तो जानकारी दी नहीं होगी कि हम विराटनगर में हैं, शुभ होटल में ठहरे हुए हैं। उनके भाई को, अब देखिए रोशन आनंद ने यह भी कहा कि जेल के भीतर, जो उन्होंने कहा कि जेल के भीतर उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई, लेकिन खान सर के जो गार्ड्स गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं उनसे वह उन्हें परेशान कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि बेऊ जेल के भीतर एक ऐसा, मतलब दो ऐसे गार्ड्स किसी रोशन आनंद सर जैसे बंदी को, जिनको सब पहचानता है, यदि उन्हें जेल में परेशानी नहीं हो रही थी, कि उन्हें धमका सकता है। हाँ, यदि यह कोई बात आती कि जेल में बंद कोई सुपर डॉन टाइप का या मॉस टेरर टाइप का अपराधी जो है वह धमकी दे रहा है, जो हम फिल्मों में भी देख लेते हैं। हाँ, जो देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि जेल में ही सबसे ज्यादा अपराध की योजनाएं तैयार होती है। तो अभी यह लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। और इसका रास्ता देखिए, फिर हम कह रहे हैं जो हमने प्रारंभ में कहा कि दोनों की जरूरत बिहार को है। और कोचिंग इंडस्ट्री में लड़ाई हम आज से नहीं देख रहे हैं, और ये आपस में लड़ेंगे ना तो गुंडा, तो जो पेशेवर गुंडा है उनकी एंट्री हो जाएगी। दोनों ही पेशेवर गुंडा को हाई करने लगेंगे। हाँ, कि मैं तो जब वाणिज्य का स्टूडेंट था 1984 में पटना यूनिवर्सिटी आया था, तो मैं देखा करता था राम मोहन राय सेमिनरी की स्कूल है, वहाँ एक ऑब्जेक्टिव कोचिंग सेंटर चला करता था जो मेडिकल की तैयारी कराते थे। फिर वो दौर आया कि केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बिल्टू सिंह अलग हुए, फिर एक प्रीमियर कोचिंग सेंटर हुआ, अलग अलग टीचर्स आने लगे, और फिर इनके बीच ऐसी कंपटीशन शुरू हुई कि इन्होंने एक दूसरे को धमकाने के लिए, एक दूसरे का धंधा बंद कराने के लिए पटना के बड़े बड़े जो सुपारी किलर्स थे उनका सहारा लिया। रमेश शर्मा जैसा अपराधी, ठीक है, जिसे बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था पटना हाईकोर्ट के समीप। तो वैसी स्थिति ना आए, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके यहाँ वैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं जो गाड़ियों से जाते हैं, जिनके पास आईफोन होता है, हाँ, जिनके पास आईफोन, जो बहुत संपन्न है वो करते ही नहीं है दरोगा की तैयारी, सिपाही की तैयारी करते ही नहीं। तो भाई चाहे जो, देखिए हमने आज सुना कि भाई रोशन आनंद बहुत मध्यम वर्गीय परिवार या किसान परिवार से आते हैं, तो खान सर भी बहुत बड़े परिवार से नहीं आते। खान सर ने भी यहाँ तो ऐसे ही नौकरी शुरू की थी, कहीं से आए। तो दोनों की जरूरत बिहार को है, और बिहार जानता है उनको, इसलिए इस लड़ाई पर कहीं ना कहीं से विराम लगना चाहिए। और उससे भी जरूरी बात, आप बच्चों की मेंटालिटी देखिए कितनी बदल गई है। हाँ, बिल्कुल, लड़ने को तैयार है। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं कि आज सवेरे कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि दोनों ही लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और दोनों ही लोगों को चाहिए कि इस पर अब विराम लग जाए, और इस पर अब विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और ज़रूरत है, जैसा कि आपने कहा, कि एक कोई आए और इनके बीच में मध्यस्थता कराए, बिल्कुल, और
इतने और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों का नुकसान हो रहा है, इनके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी संख्या पता नहीं कितने में है, हर साल एक गिनती आ जाती है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और उससे भी ज्यादा नुकसान हो रहा है उस छवि का जो आप दोनों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बनती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसका नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए। दोनों ही किसी मेडिटेशन सेंटर पर जाएं, जहां ध्यान केंद्र पर जाएं, हाँ विपासना केंद्र पर जाएं और दोनों 7 दिनों तक वहां विपासना करें। और नहीं तो ऐसी मध्यस्थताओं के लिए श्री श्री रविशंकर जो हैं वह बहुत ख्यात रहे हैं। तो भाई जरूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत है इस मध्यस्थता की, ज़रूरत है शांति की। और रोशन आनंद सर के भाई के साथ जो भी हुआ, हमारी संवेदनाएं भी उनके साथ है। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें शांत हो जाए और बच्चे वापस से पढ़ाई की ट्रैक पर लौटे, क्योंकि परीक्षाएं भी आ रही हैं। ये देखना यदि आप बच्चों की बात कीजिए ना, देखिए दोनों की कोचिंग डिस्टर्ब है जी। और यदि आप बच्चों की चिंता करते हैं, गरीब बच्चों की चिंता करते हैं, उनकी फीस तो जा चुकी है जी, उनकी फीस तो जा चुकी है। आज दोनों ही बंद हो जाते हैं तो दोनों तो अपना कहीं ना कहीं ठिकाना खोज लेंगे। खान सर दिल्ली भी चले जाएंगे तो उतने ही पॉपुलर होंगे, यूपी भी चले जाएंगे तो उतने ही पॉपुलर होंगे। जहां पॉपुलर होना है वहां तक वो हो चुके हैं। रोशन आनंद की ख्याति बन चुकी है। लेकिन जिन बच्चों की पढ़ाई बंद है, जिन बच्चों की फीस जमा हो चुकी है, उनका क्या होगा? उस फीस से ज्यादा चिंता इस बात की भी मुझे हो रही है, पता नहीं आपने वो बयान सुना या नहीं, जहां लड़कियां कह रही हैं खान सर का स्टूडेंट है, छोड़ देंगे क्या ऐसे। उधर से रोशन सर का स्टूडेंट कह रहा है कि अरे इनको ऐसा बोला छोड़ दे। मतलब मेंटालिटी क्या हो रही है? आप पढ़ने आए हैं, पढ़िए, परीक्षा पास करिए, माँ बाप और राज्य का नाम रोशन करिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। हम चाहते हैं कि चीज़ें शांत हो जाए। फिलहाल आगे कुछ होगा अपडेट तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।